देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए, जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इससे उससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का टॉपिक अगर क्लियर है तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझ सकते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक हो जाएगा, बशर्ते आप उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जानें। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो सिंपल सा मतलब कहता है कि किसी भी एरिया से एक आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां एरिया दे दीजिए। वो सरफेस एरिया किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल शेप का हो सकता है। ठीक है, एक आपका सर्कल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, क्यूब ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं, किसी तरह का सरफेस ले सकते हैं। उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, कितना एरो पास हो रहा है आसान भाषा में। ठीक है, कितना एरो पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही पास होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहां से देखते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करता है किसी एरिया से पास करता है, हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ऐसा नॉर्मली नॉर्मल पास होना चाहिए। ठीक है, तो दैट एरिया, उस एरिया से नॉर्मल परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, आइए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो ये आइडिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर बताए थे कि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अगर हम बोले कि लाइंस ज्यादा होगा तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात करें समझो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तब क्या निकलेगा? लाइंस निकलेगा। जब लाइंस निकलेगा तब क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये बात माइंड सेट रखिएगा, तब क्लियर हो जाएगा यहां से। तो मान लिया जाए कि ये सरफेस है, अब इस सरफेस से लाइंस पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, और इसका एरिया वेक्टर देखते हैं। तो ये हो गया क्या? इसका एरिया वेक्टर, और ये इसका एरिया, ये इसका एरिया और ये इसका एरिया वेक्टर। अब ये कुछ लाइंस पास हुआ, तो लाइंस पास होना मतलब लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब हम देख पा रहे हैं कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? एरिया वेक्टर। ठीक है, और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल से कहता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। तो हम यहां पर एक आइडिया बना लेते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। आप ये सोचे ना, आप ये सोचे कि इससे लाइंस ज्यादा पास होगा कम पास होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। एरिया छोटा है, मान लीजिए कि इधर से लाइंस और पास आ रहा है, आप ऐसा समझ ले कि इधर से भी लाइन आ रहा है। ऐसे बहुत सारा लाइन, आप ये समझ लीजिए ऐसे बहुत सारा लाइंस है। ठीक है, अब ये समझे कि ऐसे बहुत सारा लाइंस पास हो रहा है। अगर आप देखें कि इससे कितना पास हो रहा है, एक दो तीन, तीन लाइंस पास हो रहा है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप सोचिए कि ये लाइंस ज्यादा पास होता है, ये भी इसके अंदर आ जाता है, ये भी जो ऊपर जब पास हो रहा है अलग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके अंदर नहीं आएगा। अगर एरिया बड़ा होता, एरिया बड़ा, तो ये सब भी शामिल हो जाता। आप क्या करो, एरिया ऐसे करके बड़ा कर लो। ठीक है, ये आप ऐसे एरिया बड़ा कर दिए। अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा है, तो फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया छोटा तो फ्लक्स छोटा। ठीक है, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। मतलब फ्लक्स जो है आप कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या है? एरिया के। अब आप देखिए कि ये आइडिया तो क्लियर हो गया। अब यहां से देखें कि ई, हम यही बताए थे
कि ई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। अगर ई ज्यादा तो लाइंस क्या ज्यादा, तो हमको लाइंस ही देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम बोले अगर ई को बढ़ा दिया जाए, ई को बढ़ा दिया जाए, ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ई का वैल्यू ज्यादा तो लाइंस क्या होगा, ज्यादा नजदीक नजदीक होगा, लाइंस ज्यादा नजदीक नजदीक हो जाएगा। इस तरीके से लाइंस और ज्यादा नजदीक हो जाएगा। कब, जब ई ज्यादा रहेगा तब। इसका मतलब है कि ये जो फ्लक्स है, आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो लाइंस ज्यादा, हम जान रहे हैं कि लाइंस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो लाइंस ज्यादा, और लाइंस ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा पास होगा। फ्लक्स का मतलब सीधा मतलब क्या है कि इस एरिया से कितना ज्यादा पास हो रहा है। और ये भी देखिए कि एरिया ज्यादा तो फ्लक्स क्या होगा उसके अंदर, लाइंस क्या होगा उसके अंदर, ज्यादा पास हो जाएगा, ज्यादा इंटर करके जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा ज्यादा। मतलब फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, एरिया पर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के और क्या, एरिया के। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन यहां पर ये है, ये कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि हम सीधा क्या करेंगे, फ्लक्स के लिए ई और डीएस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग। अब यहां से करेंगे कैलकुलेशन, वही आइडिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो सिंपल सा मतलब है कि फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, एक सिंबल है फाई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि ई जो होना चाहिए क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ऑफ ई, ई का नॉर्मल कंपोनेंट, इस सरफेस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट होना चाहिए ई। यहां पर ई ऑलरेडी खुद नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। एंड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया, ई और सरफेस एरिया का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और ये जो इंटेंसिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वो सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडिया याद रखिएगा। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस। दोनों में कंडीशन है कि दोनों तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये इसका फॉर्मूला हो। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन डीएस एंड ई, डीएस सरफेस एरिया और ई के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या फिर एंगल बिटवीन डीएस, डीएस और ई कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बात करें, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और अगर आप डीएस देखें, एरिया वेक्टर और ई देखें, तो उसके एंगल कितना होना चाहिए, 0। तो फिलहाल हम ये बात लेकर चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर। ठीक है, ये कुछ एंगल से पास कर रहा हो, क्या पास कर रहा हो, कुछ एंगल से पास कर रहा हो, एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना के पास कर रहा होगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, वो देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। तो कंडीशन था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था कि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी फाइंड कर सकते हैं, या तभी हम निकाल सकते हैं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। हम देख पा रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि निकालना हमको फ्लक्स, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ पास कर रहा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो कुछ एंगल होगा इसके बीच। ठीक है, वो एंगल कितना है, थीटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लाना है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल पाता है, या उसका डिफिनेशन वही कह रहा है। ठीक है,
तो अब क्या किया जाए, कोई फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लेकर चलाएं? वैसा तरीका है? हाँ है। आप बेसिक फिजिक्स जानते होंगे। मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी इस तरीके से, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका, इस वेक्टर का दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। इस वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। इस दोनों क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये जो बटा मिला वो क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके बीच एंगल थीटा है, और ये ई है, इधर का आएगा ई कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि ये आइडिया पता होना चाहिए, ये सब बातें 11 में पढ़ने का था, ठीक है, कि अगर इधर ई है तो इधर आएगा ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। कैसे आएगा सर, क्यों आएगा सर, थीटा है उधर कॉस आता है, और इधर थीटा नहीं आता उधर क्या आता है, साइन आता है। अगर इधर का एंगल पता होता थीटा तो ये होता कॉस, ये होता क्या, साइन। आप फिलहाल रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम वीडियो में क्या करेंगे, इसका आइडिया बता देंगे कैसे इधर कॉस आता है, कैसे साइन आता है, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन के लिए। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, वेक्टर वगैरह नहीं जानते हैं, कैलकुलस वगैरह नहीं जानते हैं, तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत क्या, पॉसिबल ही नहीं है, बस कहानी बनकर रह जाएगा फिजिक्स, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ये ई है, ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से ई कॉस थीटा। बाकी इधर भी आएगा तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया। जब आ गया तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ही है ई इंटू क्या, डीएस। ई यहां पर देख रहे हैं क्या है, टोटल पूरा हो जाएगा, ई कॉस्टा पूरा हो जाएगा, तो ई कॉस्टा क्या, डीएस। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसमें एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो फ्लक्स निकाल लेंगे आसानी से। तो यहां से आगे जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस। ये किसके लिए था, ये उसके लिए था कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन कौन सा वैल्यू, ई कॉस थीटा के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू क्या, डीएस। तो ये हो गया क्या फॉर्मूला, ई डीएस कॉस थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है, ई डीएस कॉस थीटा। अब ये ऐसा फॉर्मूला है कि ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का एंगल हो, इस एरिया के साथ किसी तरह का एंगल हो, एरिया वेक्टर के साथ किस तरह का एंगल हो, आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप पहले वाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो एंगल कितना, 0, और cos 0 1, cos 0 1 तो ईडीएस जो आ रहा है। अब आप ये किसी भी एंगल पर 30 हो 45 हो, आप इसको सेट कीजिए, आप आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो वो भी एप्लीकेबल है वो फॉर्मूला, ई इंटू डीएस। और ये भी है, ये कब अप्लाई करना है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ये कब अप्लाई करना है, जब दोनों किसी खास एंगल पर हो। चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एंगल क्या लेना पड़ेगा, 0। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहां से इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ गए। अब आइए इसमें हम थोड़ा डॉट प्रोडक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ई डीएस कॉस थीटा। अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा ये अपना बताता है क्या, ए डॉट बी। ये बता रहा है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इसके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो जब ए बी कॉस थीटा आता है, कॉस के साथ आता है, तो हम ये कहते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन खास तरह का सैंबल हो गया कि देखिए हम तो वेक्टर है, ए भी वेक्टर बी भी वेक्टर, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई होने से क्या बन रहा है, स्केलर बन रहा है। ये डॉट बताता है। इसको हम कह सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा, यहाँ क्या है, ए की जगह पर कौन है, ई, और बी की जगह कौन है, डीएस है। इसलिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस। इस तरीके से ई डॉट डीएस। ई वेक्टर क्वांटिटी,
एरिया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बना? फ्लक्स। ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिर्फ पता करना क्या है, कितना लाइंस पास हो रहा है, 50,000 या 1 लाख, कितना लाइंस पास हो रहा है, और उस लाइंस पास होने में डेसिमल नहीं देखना हमको। अलग बात है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं वेक्टर का आइडिया लगा करके, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डेसिमल में होना चाहिए। लेकिन इससे जो रिजल्ट आ रहा है कि कितना लाइंस पास हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर 2, 50, 100, 1 लाख, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहां से देख लेते हैं इसका क्या, एस आई यूनिट देख लेते हैं। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है? ई डॉट डी एस। तो हम देख लेंगे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, तो न्यूटन पर कूलम, ऐसे क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल कर आएगा? न्यूटन पर कूलम और इसका मीटर स्क्वायर। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया इसका क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट निकल गया। आप यहां से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी फिजिकल क्वांटिटी का 5 है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसका डिफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। तो ये समझो कि उस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आधार कार्ड है। तो इस तरीके हमने देखा कि डेफिनेशन, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका डायमेंशन, सॉरी एसआई यूनिट, डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका हम पीपीटी तैयार नहीं किए थे, भूल गए थे। तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन हो गया ml (10⁻⁻²), और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, और कूलम है तो क्या होता है? 80 है। सॉल्व कीजिए, डायमेंशन निकल जाएगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैसे किसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अलग तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, तब हम बात कर लेते हैं यहाँ से। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। वी कंसिडर ए क्लोज सरफेस एस लाइंग इनसाइड द फील्ड। मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस हम इमेजिन कर लेते हैं, और वहां पर कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये देख रहे हैं कि ये एक इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, और इससे निकालना है क्या हमको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्या करते हैं वो देखते हैं। तो ये क्लोज सरफेस हुआ, और ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इसके बीच का कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं क्या? थीटा है। यहां से इसका एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच कुछ एंगल है, वो कितना एंगल है? थीटा। तो हम इस पूरे पार्ट का निकालना है कि इस पूरे एरिया से, क्लोज सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, या कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम छोटा छोटा पार्ट ले लिए, ऐसे छोटा छोटा पार्ट बहुत सारा होगा, इस तरह का छोटा छोटा पार्ट बहुत सारा होगा। हम यहां से देख लेते हैं, इसके अंदर ऐसा ऐसा छोटा पार्ट बहुत सारा है, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें सिर्फ इस पार्ट से निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? फ्लक्स E1, ठीक है, और डॉट क्या? ds। और इसको अगर हटा सकते हो तो लिख सकते इस तरह से E1 ds cos थीटा, ठीक है। या तो ऐसे यूज करोगे तो ऐसे यूज कर लो। तो कितना का निकालोगे? क्योंकि एक पार्ट, दो पार्ट, इसका निकाल के जोड़ोगे, इसका निकाल के जोड़ोगे, इसका निकाल के जोड़ोगे, ऐसा बहुत सारा पार्ट है। तो हर एक पार्ट का निकाल करके फ्लक्स क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे? इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। E1 है, E1 ds, E2 ds, E3 ds, ऐसे करके बहुत सारा है। तो इसके अंदर इनफिनाइट पार्ट है, तो ऐसे हर एक पार्ट का निकाल के कैसे जोड़िएगा? बहुत दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप पता ही नहीं कि उसका एरिया क्या होने वाला है, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, और इसके अंदर कितना पार्ट है। ये ds बहुत ही छोटा है, ठीक है, टेंड्स टू 0 है, तो बहुत छोटा है। तो ऐसे करके कितना निकालोगे? तो ये इनफिनाइट तक है। तो इसके लिए एक मैथमेटिक्स में, कैलकुलस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप टुकड़ा टुकड़ा कर जोड़ने का जरूरत नहीं है। इसको क्या करो? आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनाइट है, और ds टेंड्स टू क्या है? 0 है, क्योंकि इसके अंदर कितना छोटा छोटा पार्ट है, इनफिनाइट है, और ds काफी छोटा है।
क्योंकि ds छोटा होगा तब क्या होगा, n टेंड्स टू इनफिनिट होगा। मैथमेटिकल आइडिया है कि इसके अंदर बहुत सारा पार्ट इनफिनिट पार्ट है, और ये जो ds दिख रहे हैं इतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा है, टेंड्स टू 0 है। तब क्या करते हैं, इसके लिए हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ये बताता है कि हम पूरे पार्ट क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई डॉट ds। ई दिया रहेगा, ds दिया रहेगा ds के फॉर्म में, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा तो क्लियर हो जाएगा आपको, और आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, चलिए बाकी अगले क्लास में मिलते हैं।